हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमने कल एम लक्ष्मीकांत सर की बुक शुरू की थी, जिसमें हमने वो पढ़ा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर शुरू करा था। इसका हमने एक पार्ट कंपनी का शासन ये कंप्लीट किया था, जिसमें ये सारे एक्ट पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन। ब्रिटिश संसद का भारत पर शासन हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट जब यहाँ पर शुरू होगा, और इनडायरेक्ट मैंने कल आपको कंप्लीट कराया था। ताज का शासन 1858 से लेके 1947 तक। 1857 में क्रांति हो जाती है। इससे ब्रिटिश जो संसद है उसका डायरेक्ट शासन आ जाता है भारत के ऊपर। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम, जब ब्रिटिश संसद का सीधे शासन होता है डायरेक्ट इंडिया पर, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है सबसे पहले। ये इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद, जैसे मैंने आपको बताया 1857 में विद्रोह हो गया था, जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और अब यहाँ पर ब्रिटिश संसद डायरेक्ट शासन करेगी भारत के ऊपर, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। किसे? 1857 के विद्रोह को। ठीक, इसके बाद भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1858 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसको क्या कहा गया? अंग्रेजों ने क्या कहा? भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध है। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत में आई, फिर धीरे धीरे व्यापारिक से प्रशासनिक इकाई बन गई। अब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किसमें? 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई। तो मैंने आपको भी बताया कि जो ये वाला अधिनियम आया था, ये ब्रिटिश संसद का डायरेक्ट भारत पर नियंत्रण के लिए आया था। इसमें ब्रिटिश कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तो इसीलिए जितनी भी शक्तियां होंगी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। क्लियर? इस अधिनियम की विशेषताएं थी। किस अधिनियम की? 1858 के अधिनियम की विशेषताएं थी। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। इससे पहले हमने पढ़ रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन अब सीधे महारानी के पास चला गया और जो कंपनी का शासन था उसे समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वॉइसरॉय कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वॉइसरॉय कर दिया गया? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनका पदनाम बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया। वह कौन? वॉइसरॉय भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश संसद के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। कौन? भारत के वॉइसरॉय। प्रत्यक्ष निधि बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग, पीछे प्रीवियसली पूछा गया है क्वेश्चन कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वॉइसरॉय बने। तो भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम ने ब्रिटिश नियंत्रण और निर्देशक कोड को समाप्त कर भारत में शासन के द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन स्थापित हुआ था, जिसमें निर्देशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था। लेकिन इस अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने, ये पढ़ा चुकी हूं, एक नए पद भारत के राज्य सचिव, एक तो वॉइसरॉय, गवर्नर जनरल को बदल के वॉइसरॉय बना दिया, अब नया यहाँ पर पद जुड़ेगा राज्य सचिव का सृजन किया। इसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी। भारतीय स्वशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी। यह राज सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। वो वॉइसरॉय ब्रिटिश के प्रति प्रत्यक्ष रूप से वो थे, और यहाँ ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और अनंत ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे।
भारतीय सचिव की सहायता के लिए, जब भारतीय सचिव को इतनी सारी शक्तियां दी गई हैं तो जाहिर है उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार परिषद थी, सलाह देने की शक्ति थी उसके पास। परिषद का अध्यक्ष भारत के सचिव ही होते थे। जब उनकी सहायता के लिए जो 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई, उसका सचिव कौन बनाया? भारत के राज्य सचिव को ही बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया जाएगा और जो एक नियामक निकाय थी जिससे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। इसे भी अधिकार था कि भारत और इंग्लैंड में मुकदमा कर सके और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। तो हमने 1858 के अधिनियम में 3 बातें पढ़ी। भारत के महारानी विक्टोरिया के अधीन शासन चला गया सीधे। भारत का वॉइसरॉय गवर्नर जनरल को बदल के वॉइसरॉय आ गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वॉइसरॉय बने। नियंत्रण बोर्ड, निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई जो पिट्स इंडिया एक्ट से आई थी। ठीक है, और एक नए पद राज्य सचिव का सृजन किया गया। ठीक है, और भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसपे मुकदमा इंग्लैंड और भारत में भी चलाया जा सकता था और इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। ठीक है, तो ये हमारा 1858 का अधिनियम कंप्लीट होता है। अब 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि 1858 के अधिनियम जो आया था उसका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। ठीक, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार अधिरक्षण और इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिरक्षण और उसका नियंत्रण हो सके। इंग्लैंड में बैठ के भारतीय सरकार का अधिरक्षण और नियंत्रण करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। अब यहीं पे अगर हम इस लाइन को ध्यान से ना पढ़ें तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतना सारा परिवर्तन हो गया, फिर भी शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। शासन की प्रणाली जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन चली आ रही थी वो ही चली, शासन प्रणाली में परिवर्तन नहीं हुए और बाकी जो परिवर्तन हुए वो ऊपर मेंशन है। अब इसके बाद आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इन अधिनियम के नाम से भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट शासन हो रहा है। पहले हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे, अब आ गया भारत परिषद अधिनियम। तो भारतीय संसद का कुछ वो लग रहा है कि हाँ यहाँ भारतीय संसद कुछ काम कर रही है, तो वो भारतीय संसद ब्रिटिश से यहाँ पर शासन कर रही थी। तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। ब्रिटिश को चुनौती मिल गई थी 1857 के विद्रोह के बाद। तो ब्रिटिश संसद को समझ में आ गया था कि अगर भारत पे शासन चलाना है तो इनके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि सहयोग उन्होंने जो हमें भारतीयों को दिया वो सिर्फ दिखावे का था, असल में भारतीयों को उन्होंने कोई शक्तियां नहीं दी थी। सारी शक्तियां वॉइसरॉय और उनकी परिषद के पास ही थी। इसे सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 3 अधिनियम पारित किए। तो सहयोग की नीति जो उन्होंने इस 1861 के तहत अपनाई, तो सहयोग की नीति के तहत कि भारतीयों को ब्रिटिश में सहयोग देना है, तहत कितने अधिनियम पारित किए? तो 3 अधिनियम पारित किए। कितने, कौन से वाले? 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब 1861 का जो अधिनियम आया था उसकी विशेषताएं इस प्रकार है। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, आई थिंक 2012 में पूछा गया है, थोड़ा डेट का वो है, लेकिन हाँ यूपीएससी में पूछा गया है कि किस कानून के तहत भारतीयों को पहली बार प्रशासन में हिस्सेदारी मिली है, प्रशासन में काम करने का मौका मिला। तो किसके, इस 1861 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि भारत पे शासन करना है तो इनकी सहयोग की नीति से करना होगा। तो इस प्रकार वॉइसरॉय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, उन्हें सहयोग तो दिया, भारतीयों को सहयोग तो मांगा, लेकिन उन्हें शक्तियां नहीं दी।
सिर्फ दिखावा किया कि हाँ हम आपको सहयोग ले रहे हैं ताकि आगे जाके ऐसी कोई लड़ाई ना हो। तो इसीलिए गैर सरकारी सदस्यों के रूप में चुना, सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित नहीं किया उन्होंने, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो हमारे पहले वायसरॉय थे ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो इन तीनों के नाम मेंशन है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ेंगे किन किन को, 3 भारतीयों को। पहले बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को भारतीय विधान परिषद में मनोनीत किया। तो यह है 1861 का भारत परिषद अधिनियम जिसे सहयोग की नीति के तहत लाया गया था। इसमें भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस अधिनियम की दूसरी विशेषता थी, इस अधिनियम ने मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः दे दी। हम रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद केंद्रीकरण बढ़ा, जो 1833 के अधिनियम में चरम पे पहुंच गया, जहां जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो जो केंद्रीकरण शुरू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट से, जो 1833 के चार्टर एक्ट से चरम पर पहुंच गया था, उसको यहाँ पर थोड़ा कम किया गया। किसमें? 1861 के अधिनियम में। और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियां जो थी उनको विधायी शक्तियां यानी विधान बनाने की, विधि बनाने की शक्तियां उन्हें पुनः दे दी गई, जो 1833 में उनसे छीन ली गई थी। ठीक है। और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई? 1861 के अधिनियम ने। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी, जहां बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। इसी नीति के कारण 1937 में आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई प्रांतों को। ठीक है। अब बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। विधान परिषदों का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1861 के अधिनियम के द्वारा। इसने वॉयसरॉय को परिषद में कार्य संचालन करने के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब है जहां विभागों का बंटवारा किया गया। तो पोर्टफोलियो प्रणाली किससे संबंधित है? लॉर्ड कैनिंग से, जिसमें विभागों का बंटवारा किया जाएगा, ठीक, को भी मान्यता दी। और इसके अंतर्गत वॉयसरॉय की परिषद में एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार दिया। तो 1861 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली जो बनाई थी उसको मान्यता मिली। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? जिसमें विभागों का बंटवारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसने वॉयसरॉय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस हम आज पढ़ते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश जारी करने का, वो अध्यादेश सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1861 के इसी भारत अधिनियम के द्वारा बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। जो वॉयसरॉय अध्यादेश आपातकाल में जारी करेंगे बिना काउंसिल की संस्तुति के, वो 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। तो इस अधिनियम की विशेषताएं हमने पढ़ ली। 1861 के अधिनियम सहयोग की नीति के तहत बनाया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। सबसे पहले मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां दी गई, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उनसे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उनसे छीन ली गई थी। फिर वॉयसरॉय की परिषद में कार्य संचालन के लिए नियम बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी और
वॉइसरॉय की आपातकालीन की बात भी इसी अधिनियम में की गई है। इसके बाद अगला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इस अधिनियम के तहत 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। अब एग्जाम में अगर पूछ ले कि 1892 के अधिनियम के तहत विधान और प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, इसीलिए गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बढ़ाई गई लेकिन बहुमत किसका बना रहा? सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना रहा। ठीक है। इसने विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर दी। उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न उत्तर करने के लिए अधिकृत किया गया। यह एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। उन्हें बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और कार्यपालिका में प्रश्न उत्तर करने के लिए पर्व की सामान्य प्रश्न थे, अनुपूरक प्रश्न की अनुमति आगे के अधिनियम में मिलेगी। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वॉइसरॉय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। एक समिति और परोक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसमें चुनाव का प्रावधान था लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव का प्रावधान था, और इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया था। निश्चित निकायों की सिफारिशों के आधार पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के दो इंपॉर्टेंट है और इसमें चुनाव का वर्णन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मॉडले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया, ये किस अधिनियम को मॉडले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो क्या 1909 के भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम को मॉडले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मॉडले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। जो मॉडले थे वो राज्य सचिव थे और मिंटो थे वो भारत में वॉइसरॉय थे। तो एग्जाम में इंटरचेंज करता है कि मॉडले जो थे वो वॉइसरॉय थे और मिंटो जो थे राज्य सचिव थे। तो नहीं, जो मॉडले थे वो राज्य सचिव थे और मिंटो थे वो वॉइसरॉय थे। तो 1909 की विशेषताएं, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि करी। वृद्धि तो हो ही रही है शुरू से, ठीक है। इस परिषद में इनकी संख्या समान नहीं थी, ठीक है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दे दी। इससे पहले गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति नहीं थी। इस अधिनियम के तहत 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रों में तो अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत रहा, लेकिन राज्यों में यानी प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी गई, ठीक है। इसने दोनों स्तरों पर, केंद्र और राज्य स्तरों पर विधान बनाने के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना। इससे पहले के एक्ट में हमने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, सामान्य प्रश्न पूछने की अनुमति थी और बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। लेकिन 1909 के एक्ट के द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, इसकी अनुमति दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वॉइसरॉय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो किस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीय वॉइसरॉय की गवर्नर कार्यकारी परिषद में एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया किसी भारतीय को? तो किस अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत। और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य क्या चुने गए? तो किस पद पर चुने गए? उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो वो नीति कहाँ से शुरुआत हुई थी? इस 1909 के अधिनियम द्वारा, जहाँ उन्होंने मुस्लिमों पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव प्रतिनिधित्व दिया, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया। तो जो फूट डालो राज करो की नीति है वो 1909 के अधिनियम से शुरू होती है और आगे जाके ये एक्सटेंड करते चले जाएंगे, इस नीति को एक्सटेंड करेंगे और इसी वजह से उनकी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी वो बढ़ेगी। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। अगर मुस्लिम सदस्यों को चुनना है तो उसके लिए मुस्लिम ही मतदान करेंगे और अन्य धर्म के लोग मतदान नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता, लीगैलिटी दे दी कि हाँ ये वैध है, अगर हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देते हैं किसी को तो वो वैध है। तो वैधता दी गई किस अधिनियम के द्वारा? 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो लॉर्ड मिंटो कौन है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। ठीक है, इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन किस अधिनियम से शुरू होता है, पीछे पूछा भी गया है क्वेश्चन। और पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व मिला वॉइसरॉय की परिषद में, और इसने दोनों स्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1909। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रस्ताव कब दिया गया? 1919 के अधिनियम में। और 1935 के अधिनियम में हम देखेंगे जब वो पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसमें क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, और 1935 के अधिनियम में क्या पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है, कहाँ क्रमिक है, कहीं संपूर्ण है, कहाँ पूर्ण है। ठीक है, क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो इससे पहले के अधिनियम को 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो अधिनियम कहा गया, मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसमें मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वॉइसरॉय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। किस अधिनियम की? 1919 के अधिनियम की विशेषताएं की बात कर रहे हैं हम। केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। अब जैसे जैसे केंद्रीकरण बढ़ा था शुरुआत में, उसी तरह विकेंद्रीकरण भी शुरू हो जाएगा और केंद्रीकरण कम हो जाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया कि अब केंद्र अपने विषय सूची पर विधान बनाएगा, विधि बनाएगा, और प्रांतीय अपने। लेकिन सरकार
का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। उनकी सूचियों का विभाजन तो किया गया, लेकिन जो ढांचा बना रहा वो केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि उन्हें कभी कह दे कि यहाँ पे विकेंद्रीकृत बन गया था ढांचा, तो विकेंद्रीकृत नहीं हुआ था, ढांचा केंद्रीकृत और एकात्मक ही बना रहा। बस उन्हें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अलग अलग सूची पर नियम बनाने का, विधान बनाने की शक्ति दे दी गई थी। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया। जो प्रांतों को विषय दिए गए थे उन्हें 2 भागों में विभक्त किया। पहला था हस्तांतरित, दूसरा था आरक्षित। ठीक है, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। अब प्रांतों को जो विषय दिए गए थे उनको 2 भागों में बांट दिया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय थे जिन पर गवर्नर का शासन होता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, और दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका की परिषद की सहायता से शासन करता था। इस तरह 2 शासन वो बना दिए इन्होंने, 2 भागों में बांट दिया। इसे ही द्वैत शासन प्रणाली कहा गया, जो प्रांतों में शुरू हुई सबसे पहले, क्योंकि यहाँ प्रांतों के विषय को बांटा गया था। तो 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन प्रणाली शुरू होती है प्रांतों में, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और इस शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वैत, जो मैंने बताया कि प्रांतों के विषय को 2 भागों में बांटा गया, इसे ही द्वैत शासन कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही, ये सफल नहीं हुई। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला कि प्रांतों में, पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना या शुरुआत किस अधिनियम से होती है? तो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना होती है। इस अधिनियम ने पहली बार जो चीज पहली और अंतिम होती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पहली बार देश में द्विसदनीय द्विसदनीय व्यवस्था, जो आज हम 2 सदन देखते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1919 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन होंगे, और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर जो भारतीय विधान परिषद बनाई गई थी पहले, उसको तोड़कर क्या बनाया गया? द्विसदनीय कर दिया गया। उसके स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई, यानी राज्यसभा जो हमारा आज का उच्च सदन है और लोकसभा जो हमारा आज का निम्न सदन है, वो बनाया गया। और दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। इसके अनुसार वॉयसरॉय की कार्यकारी परिषद 6 सदस्यों में से, वॉयसरॉय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। ये मैंडेटरी है कि आपको 6 में से 3 भारतीयों को छोड़ना है, बस कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ का जो पद है उसको छोड़कर 3 भारतीयों का होना आवश्यक है। तो 1909 के अधिनियम में हमने ये बातें पढ़ी कि केंद्रीय सूची अलग कर दी और राज्य सूची अलग कर दी, लेकिन ढांचा एकात्मक बना रहा। यहाँ द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना होती है, द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना भी यही होती है। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम द्वारा। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंगल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, जो उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक अंग था। उसको आगे आगे इन्होंने एक्सटेंड किया। इस 1919 के अधिनियम ने, इसमें इन्होंने सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंग्ला भारतीयों और यूरोपियों को भी सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व दे दिया। इस कानून ने संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। मताधिकार यहाँ पर मिला है, सीमित संख्या में मिला है। किनको मिला है? संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर मिला है। ठीक है। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त की कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है और जो मैंने आपको पहले बताया है।
इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और अंततः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट और राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। केंद्रीय और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया और राज्य अपना बजट स्वयं बनाएंगे, इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करना था और 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। वैधानिक आयोग बनाया गया और उसका काम ये दिया गया कि जो हमने अब अधिनियम लाए हैं उसकी वैधानिकता की आप जांच करेंगे, 10 वर्ष बाद उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार पूछा जाने वाला अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, जिस पे आज हमारा संविधान का जो आधे से अधिक भाग है वो इसी अधिनियम से लिया गया है। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी, इससे पहले क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी और इस शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाइयों के बीच में 3 सूचियों, संघीय सूची जो आज हम यूनियन लिस्ट देखते हैं जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची स्टेट लिस्ट जिसमें 54 विषय और संवर्ती सूची दोनों के लिए जिसमें 36 विषय थे। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट 3 में विभक्त किया के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। यानी जो फेडरलिज्म है वो यहाँ से शुरू होता है। शक्तियों का बंटवारा कर दिया और अपशिष्ट शक्तियाँ वॉइस रॉय को दी गई। अपशिष्ट शक्तियाँ जो अब केंद्र के पास है उस टाइम वॉइस रॉय को दी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा वॉइस रॉय को दी गई थी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो फेडरलिज्म किसे कहते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर, जब हम शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं। तो शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। जो भारत का संघीय ढांचा है, हम कहेंगे संघीय ढांचे की शुरुआत कब से हुई थी? इसी अधिनियम के तहत हुई थी। हालांकि ये कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन करेंगे। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इससे पहले के एक्ट में हमने पढ़ा कि इस प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई 1919 के अधिनियम द्वारा, लेकिन 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था जब उनके जो अधिनियम विधि जो ने राज्य सूची के तहत विषय दिए गए थे उन्हें हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा गया, उसे द्वैध शासन कहा। लेकिन इसने 1935 के अधिनियम ने राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता के तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया और इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब यही है, जो विषय दिए गए हैं केंद्र
और राज्य के विषय दिए गए हैं, उनको 2 भागों में विभक्त करना। पहले प्रांतों में विभक्त किए गए थे 1919 के अधिनियम द्वारा, तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। अब केंद्र में कर दिए गए, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ, वो भी लागू नहीं हुआ था और ये भी लागू नहीं हुआ। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। आज भी हम 6 राज्यों में देखते हैं, पहले 7 में थी। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब 6 रह गए हैं, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है राज्यों में। इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की और सांप्रदायिक, जो 1909 से सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व शुरू हुआ था, वो 1935 के अधिनियम तक बढ़ता चला गया। अब भी देखिए सांप्रदायिकता के आधार पर किसे किसे प्रतिनिधित्व मिला है। दलित जातियों को, महिलाओं को, मजदूर वर्ग, इसके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो हमारी 1909 के अधिनियम से शुरू हुई थी, वो 1919 और 1935 में एक्सटेंड कर दी गई। ठीक है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद जो 1858 में स्थापित की गई थी, को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में भारत के सचिव को सलाहकारों की एक टीम मिल गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो इसका फेडरल स्ट्रक्चर, कि फेडरलिज्म कहाँ से शुरू होता है, यानी संघवाद की शुरुआत यहीं से शुरू होती है 1935 के अधिनियम से। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इससे पहले केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी, अब प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। किसमें? 1935 के अधिनियम द्वारा। और दलित जातियों और महिलाओं के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी इसमें बढ़ाई गई। ठीक है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन पीछे पूछा गया है किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया है, तो 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। इसने मताधिकार का विस्तार किया। इससे पहले मताधिकार 3 चीज़ों पर मिले हुए थे, 3 चीज़ों के आधार पर मिले थे, संपत्ति, कर और शिक्षा। इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दिया। हालांकि ये भी 10% बहुत कम था, ये भी उन्हीं के पास था जो संपत्तिशाली थे। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, जो आरबीआई आज आप देखते हैं आरबीआई, उसका गठन कब किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के गठन का प्रावधान 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया और 1937 में। इसके बाद पॉइंट है, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये स्थापना है, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना की। तो लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का प्रावधान भी इस अधिनियम ने किया गया था। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि कोलकाता में न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो मैंने बताया। सारी जितने भी पॉइंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सारे पूछे गए हैं। इसके बाद आता है हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, पीछे पूछा गया है यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि
30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्नीस सौ सैंतालीस में ब्रिटिश सरकार के बाद ये बात कही गई कि उस संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे आगे जाके बहुत विवाद होगा जब देशी रियासतें भारत में शामिल होने से मना करेंगी। ठीक है, 3 जून 1947 को वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की। विभाजन की योजना प्रस्तुत की। तो भारत के विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर लागू हो गया। इसके साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को लेसन को शुरू करेंगे जिसका नाम है संविधान का निर्माण। तो वो कल से शुरू होगा। काट दिया।